हेलो दोस्तों, यदि आप लोग क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग को केमिस्ट्री क्लास 12 का जो बिलियन चैप्टर्स है जिसको हम लोग सॉल्यूशंस कहते हैं, इसके काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ आप लोग को बता दें कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जैसे एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इसके होंगे उसको भी हम लोग बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चंस एक है लेकिन इसके कई सारे इससे रिलेटेड जो चीज़ें इसको भी हम इसमें आप लोग को बताने वाले हैं। तो यदि आप लोग बिहार बोर्ड 2027 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझिएगा। हम पूरी तरह से इसको दम सॉल्यूशंस के साथ बनाते चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना सबसे पहले 1 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि परासरण दाब को दो चीज़ों से सूचित किया जाता है, या तो पी से और नहीं तो पाई से ना, ये याद रखिएगा। इसका सूत्र दो तरह से होता है, एक होता है पाई बराबर सी आर टी और नहीं तो एक होता है पाई बराबर एन बाई भी आर टी, ठीक है। ये दोनों सूत्र होता है। और नहीं तो अगर पाई नहीं देता है तो यहाँ पर पी देता है, जैसा कि ऑप्शन में दे रहा है। तो देख लीजिए, एक सूत्र दिया है ऑप्शन ए में पी बराबर सी आर टी, तो हम लोग का यही सूत्र क्या है, सही है। परासरण दाब को हम लोग पी बराबर सी आर टी या फिर पाई बराबर सी आर टी से ही क्या करते हैं, सूचित करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पर चलने से पहले एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट लिखे हैं, इसको समझिए। देखिए परासरण दाब का मात्रक एटीएम या बार होता है ना, जो कि मुख्य रूप से आप लोग को याद रखना है। और जो हम लोग का पाई बराबर सी आर टी में जो ये आर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान कितना होता है 0.082। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.083 भी लिख सकते हैं ना, 3 ही कर दीजिएगा क्योंकि और भी अंक आते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक का लीटर एटीएम केल्विन मोल इनवर्स होता है, ठीक ना। आगे आप लोग ये भी याद रखिएगा कि परासरण दाब को पाई या पी से सूचित करते हैं और इसका सूत्र होता है सी आर टी या फिर एन बाई भी आर टी, जैसा कि आप लोग को हम बताए थे। तो एक क्वेश्चन से संबंधित इतनी सारी चीज़ों की जानकारी आप लोग ले सकते हैं ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं मोलारता का मात्रक होता है, ठीक है। देखिए मोलारता एक सांद्रता टर्म है और इसका मात्रक होता है हम लोग का मोल पर लीटर। क्या होता है इसका मात्रक, मोल पर लीटर। तो इसका ऑप्शन को देख लीजिए, मोल पर लीटर पहले ऑप्शन में ही है, मोल पर केजी है, इक्विवेलेंट पर लीटर है, मोल पर मीटर क्यूब है ना। तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हम लोग का सही है, ऑप्शन ए। मोलारता का मात्रक पूछेगा तो हम लोग ऑप्शन ए बताएंगे, मोल पर लीटर, ठीक ना। अब देखिए इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मोललता का अगर मान लीजिए मात्रक पूछ देता तो क्या बताते हैं आप लोग, मोल पर केजी, याद रखिएगा ना, इसी से संबंधित है। कोई जरूरी नहीं कि मोललता ही पूछेगा ना, मोललता भी पूछ सकता है, तो इसको याद कीजिएगा। दूसरा नॉर्मलता या सामान्यता का पूछ देगा तो देखिए इक्वालेंट पर लीटर, नहीं तो ग्राम इक्वालेंट पर लीटर करिएगा, ठीक है। ये नॉर्मलता या सामान्यता के क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सांद्रता का पूछ देगा तो क्या बताइएगा, मोल पर लीटर, जो कि मोलारता ही होता है ना। फॉर्मलता का पूछ दिया जाए तो ये मोल पर मीटर की या फॉर्मल, ये याद रखिएगा, फॉर्मल इसका मात्रक होता है, ठीक है। बाकी को हटा दीजिएगा ना, फॉर्मल केवल याद रखिएगा। और मोल अंश का पूछेगा तो मोल अंश का कोई भी मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन होता है ना। तो इस प्रकार से एक मोलारता क्वेश्चन से संबंधित हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को भी समझ लिए हैं, याद कर लीजिएगा इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 क्या कह रहा है, जल के लिए केबी और केएफ का मान होता है। देखिए ये केबी और केएफ क्या होता है, दोनों नियतांक होता है ना। केबी जो होता है क्वथनांक के उन्नयन का नियतांक होता है और केएफ जो होता है हिमांक के अवनमन का नियतांक होता है, ठीक है। और जल के लिए दोनों का मान क्या होता है आप लोग को बताते हैं। देखिए जल के लिए 0.52 होता है केबी का मान ना, और जल के लिए केएफ का मान होता है हिमांक के अवनमन में
1.86 होता है। तो ये दोनों ऑप्शन जिसमें होंगे वही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है 0.52 और 1.86, यहीं हम लोग का क्या आ जाएगा सही, क्योंकि जल के लिए केवी का मान 0.52 होता है और केएफ का मान 1.86 होता है, ठीक है। बाकी में ये दिया है तो उल्टा दिया है, ठीक है, बाकी ऑप्शन होगा ही नहीं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे संबंधित आप लोग याद भी रखिएगा, केवी को क्वथनांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तथा केएफ को हिमांक या मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं, जिसका मात्रक वही होता है, ठीक है। देखिए इसके अलग अलग नाम भी देते हैं और 2-2 नंबर सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस भी इससे पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चंस पढ़े हैं इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस आया है, आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को याद कीजिएगा ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, यानी ताप का कोई उस पर असर नहीं होता है। तो देखिए मोललता है, मोलरता है, नॉर्मलता है और भार आयतन अनुपात है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोगों का वह होगा मोललता, क्योंकि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी यह स्वतंत्र होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आयतन नहीं होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, अगर n घुल्य पदार्थ के मोलों की संख्या तथा n घोलक के मोलों की संख्या, तो घुल्य के मोल प्रभाज क्या है। देखिए घुल्य का मतलब विलय और घोलक का मतलब विलायक। तो विलय का छोटा n दिया है, विलायक का बड़ा n दिया है, तो विलय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा x। मान लीजिए मोल प्रभाज है तो छोटा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n होता है। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, छोटा n बटा में बड़ा n प्लस छोटा n करिए, चाहे छोटा n प्लस बड़ा n करिए, कोई भी करिए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करें आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, ठीक है। तो देखिए आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन को हम लोग सूचित करते हैं पी नॉट माइनस पी एस, आप बाटा में करते हैं पी नॉट से। ये अपेक्षिक वाष्प दाब का क्या है अवनमन का सूत्र है, जिसमें पी नॉट जो है ये शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और ये पीएस का है विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ना, ये विलायक का वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में और ये किसका है विलयन का है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ये देखिए ऑप्शन बी पी नॉट माइनस पी एस बटा में क्या है पी नॉट है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है, यानी ग्लूकोज विलय हो गया और जल में घोला गया यानी विलायक हो गया, 20 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की भार प्रतिशतता है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन से भार प्रतिशतता को हम लोग क्या करते हैं W/W से सूचित करते हैं ना, और ये होता है सूत्र दिया हुआ द्रव्यमान क्या है विलय का, मान लीजिए 5 है ना, और ये घोला गया है तो विलयन बना दीजिए, 5 + 20 कर दीजिए तो ये 25 आ जाएगा। इंटू में प्रतिशत के लिए 100 करिएगा तो 4 बार में कटेगा और 5 के 20% हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके सॉल्यूशन को हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं कि विलयन का भार प्रतिशत का सूत्र होता है W/W प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान इंटू क्या होता है 100 होता है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हमसे पूछा है विलयन का ही भार प्रतिशत, तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया था 5 दिया था, और उसको कितना ग्राम जल में घोला गया था तब 20। तो देखिए 5 प्लस क्या कर देंगे 20, क्योंकि ये विलायक हो गया और ये विलय हो गया, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे विलयन। तो इसका मान टोटल कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से रख देंगे 5 बटा में 5 + 20 इंटू कितना करेंगे 100, ये आ जाएगा 5 बटा में 25 इंटू 100, जब कटाइएगा इसको तो कितना आ जाएगा 25 चौके 100 और 5 चौके 20, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 20% सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है केबी बराबर डेल्टा टीबी है जबकि घोल की मोललता है। तो देखिए सबसे पहले सूत्र याद कर लीजिए हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू एम, ठीक है। यदि मान लीजिए ये m का मान 1 होगा तभी ये क्या होगा डेल्टा टीबी
किसके बराबर हो जाएगा, के बी के बराबर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से ये होने के लिए एम का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए में ही कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसका ऊपर वाले क्वेश्चन का ऑप्शन बी था सही ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। देखिए अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं, ठीक है, जिनका हम लोग सिंबल जानते हैं। डेल्टा टी एफ अणुसंख्य गुणधर्म है, जिसको हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। पाई भी अणुसंख्य गुणधर्म है, जिसको हम लोग परासरण दाब कहते हैं। डेल्टा टीबी भी अणुसंख्य गुणधर्म है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। लेकिन के भी क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, वास्तविक बिलियनों के लिए सही है ना, इसमें से वास्तविक बिलियनों के लिए क्या सही है, ये चीज़ें हम लोग को देखना है। तो देखिए वास्तविक बिलियन में क्या होता है कि वास्तविक बिलियन एक और नाम जान सकते हैं, इसको ना अनादर्श बिलियन भी कह सकते हैं ना। वास्तविक बिलियन को हम लोग कौन सा बिलियन कहते हैं, अनादर्श बिलियन भी कहते हैं। इसके लिए क्या शर्त होता है, देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0। देखिए एक इसमें सही है तो एक गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 और डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट, ये भी एक सही है और एक गलत है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा में भी क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग, तो ये आदर्श का दिया है, अनादर्श का नहीं दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 है और यही क्या है, अनादर्श बिलियन का उदाहरण है, जिसको हम लोग वास्तविक बिलियन भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, यानी उसका एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन 0 के बराबर नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक बिलियन या अनादर्श बिलियन। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आइसोटोनिक विलयन वे है जिनके बराबर होते हैं ना। तो देखिए आइसोटोनिक विलयन वे होते हैं जिनके परासरण दाब बराबर होते हैं, तो ये परिभाषा से ही संबंधित है। तो इसमें देखिए परासरण दाब की जगह परिसारिक दाब दिया तो भी ये काम चल जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, ये तो जानते ही हैं आप लोग, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी यानी एजेट्रोपिक मिश्रण में, ठीक है, कितना प्रतिशत HCl होता है। तो आप लोग एकदम बहुत ही अच्छे से लिखवाए हैं कि 48% नहीं होगा, 22.2 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 20.2% HCl होता है एजेट्रोपिक में। बाकी क्या होता है, जल होता है ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल सा समझिएगा, यहाँ पर हिमांक का अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है और वह अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, हम लोग का जो अणुसंख्य गुणधर्म हम लोग का निर्भर करता है वह किस पर करता है, कणों की संख्या पर, ठीक है। सिर्फ कणों की संख्या पर करेगा ना, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कणों की संख्या का मतलब आयनों की संख्या ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं तोड़ने के बाद। एक बात और बता देते हैं कि देखिए अणुसंख्य गुणधर्म जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, उसके लिए एक होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसको तोड़ेंगे तो Na+Cl- कितना होगा, 2 होगा। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा हम लोग का, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 2K प्लस और SO4 2 माइनस आएगा, यानी 2K प्लस होगा, यानी 1 प्लस और SO4 2 माइनस आएगा, तो 2 माइनस आएगा प्लस, कितने आयन हो गए, 3। तो इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। NaCl का कितना आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, ये तो लिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है किसका मान, किस में ज़्यादा आयन है, 3 K2SO4 में। तो इसी का क्या होगा, हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। अब देखिए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हिमांक का अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म है, प्रकाशीय क्रियाशीलता दिया, यही अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। बाकी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है ही, क्वथनांक का उन्नयन है ही, तो क्या नहीं है, प्रकाशीय क्रियाशीलता
अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक ना। अब देखिए 2 यहाँ पर नोट है, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए वाष्प दाब के अवनमन पी नोट माइनस पी एस के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका मात्रक क्या होता है, mmHg होता है ना। और वहीं क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है या डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसी प्रकार हिमांक के अवनमन का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस के हिसाब से ये भी जो नोट है उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा ना। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, घोल का मतलब बिलियन में, 34.2 ग्राम क्या है, चीनी है। 34.2 ग्राम चीनी है। तो घोल का जो मोलल सांद्रण होगा यानी मोललता होगा वो क्या होगा, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए इसके हम लोग सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। देखिए दिया गया है इस क्वेश्चन में, चीनी का घोल का द्रव्यमान कितना दिया है, घोल का मतलब बिलियन होता है, ठीक है, 234.2 ग्राम, ठीक है। और चीनी का द्रव्यमान कितना होता है, इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, C12H22O11। जब इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो ये कितना होता है, 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा ना। जैसे हम इसको बताने, देखिए चीनी के घोल का द्रव्यमान इतना है, चीनी का द्रव्यमान इतना दिया है 34.2 ग्राम, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से अगर हम लोग ना विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, जो बिलियन का घोल होता है उसमें विलय को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तब विलायक आ जाता है। तो देखिए 234.2 है और ये 34.2 ग्राम क्या है, विलय। जब घटा देंगे तो ये विलायक कितना आ गया हम लोग का, 200 ग्राम आ गया, ठीक है। 234.2 में 34.2 घटेगा तो 200 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को बताया कि चीनी का आणविक द्रव्यमान कितना था, 342 ग्राम पर मोल। तो आप बताइए मोलल सांद्रण कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो घोल का मोलल सांद्रण होगा वो क्या होगा, देख लीजिए, ठीक है। यानी घोल का मोलल सांद्रण का मतलब मोललता की बात कर रहे हैं। सूत्र होता है A/1000/W1/W2, ठीक है। ए होता है विलेय पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान, W1 होता है विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, और W2 जो होता है वो विलायक का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो जो जो मान है उसको रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए विलय का द्रव्यमान ए कितना है, 34.2 ग्राम है, ठीक है, इंटू 1000 सूत्र में रहता है। W1 कितना आया है चीनी का, 342, ठीक है। और W2 यानी विलायक का द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम, ठीक है। तो जब इन सारे चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, टोटल कटने के बाद हम लोग का क्या आता है, 1/m, यानी 1/2 आता है, सब कुछ कटने के बाद, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 मोल पर kg। तो यहीं इसका क्या आ जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 5% केन शुगर जिसका अणु भर कितना दिया है, 342, और वह आइसोटोनिक है 1% घोल एक्स के साथ, तो एक्स का अणु भार कितना होगा ना। तो आप लोग को फिर से बताते हैं, 5% केन शुगर है, केन शुगर का मतलब चीनी ही हो गया ना, सुक्रोज हो गया, और ये आइसोटोनिक है। तो आप लोग को पता ही होगा कि आइसोटोनिक होता है तो परासरण दब क्या होता है, बराबर होता है। परासरण दब बराबर है तो क्या हो जाएगा, मोल भी बराबर हो जाएगा, मोलारता भी बराबर हो जाएगा, और उसकी सांद्रता भी क्या होगी, बराबर होगी। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए आइसोटोनिक विलयन का मतलब पहले समझिए, ठीक है। देखिए आइसोटोनिक विलयन का मतलब होता है दो विलयनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना, ठीक है। यानी परासरण दब क्या होना, बराबर होना। मान लीजिए कोई दो विलयन है जिसका पहला का परासरण दब पाई 1 है और दूसरे का क्या है, पाई 2 है, ठीक है। और इसकी सांद्रता C1 है और इसकी सांद्रता क्या है, C2 है, ठीक है। और इसकी मोलरता M1 है और इसकी मोलरता क्या है, M2 है। तो ये आइसोटोनिक विलयन की क्या है, प्रॉपर्टी है, समझ गए। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो पाई 1 होगा वो क्या होगा, CRT, यानी परासरण दाब बराबर सूत्र होता है पाई बराबर CRT होता है, ठीक है। तो इसको C1RT ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, C2RT, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों RT क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तब बचेगा क्या, C1 बराबर C2। और जो C1 बराबर C2 होगा इसको डायरेक्ट हम लोग क्या मान लेंगे, मोल, क्या मान लेंगे, मोल, क्योंकि यह भी सांद्रता का क्या होता है, टर्म होता है। तो हम लोग का इस प्रकार से आएगा। अब बताइए N1 बराबर N2 है, तो N1 का सूत्र क्या होता है, A1/W1, यानी दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान, और N2 है तो इसका क्या होगा, A2/W2, यानी उसका भी दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। जैसे कि क्वेश्चंस में आप लोग को दिया है, तो बताइए A1 का मान कितना दिया था, 5, ठीक है। और उसका आणविक द्रव्यमान कितना आता है,
42 आता है, ठीक है। और उसका कितना घोल का कह रहा था 1%, ठीक है। तो 1 में किसका निकालना था, x का, तो ये हो गया, ठीक है। यानी आप ऐसा समझिए कि दिया हुआ द्रव्यमान बटा में क्या करना है, आणविक के द्रव्यमान। जब इन दोनों को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये 5x बराबर क्या हो जाएगा 342 यानी 342 हो जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा 342/5 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 68.4, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सॉल्यूशंस होता है हम लोग इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग इसी प्रकार से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए कह रहे कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है तो बिलियन की मोलारता है। आप लोग इसको दम ध्यान रखिएगा। देखिए मोलारता का सूत्र लिख लीजिए, बड़ा M बराबर होता है A गुणे 1000, अब बाटा में होता है W गुणे V। आप लोग को बता दें, देखिए A होता है दिया हुआ द्रव्यमान, W होता है उसका आणविक द्रव्यमान विलय का, और V होता है आयतन। रख के मन सॉल्व कर लीजिए। किसी बिलियन के 200 ml, तो यहाँ V के जगह पे कितना रखिएगा 200 रख दीजिए, 2 ग्राम। A के जगह पे कितना रखिएगा 2 रख दीजिएगा, और NaOH का कितना आता है आणविक द्रव्यमान 40 आता है, 40 रख दीजिएगा। जब इन सारे चीज़ों को ना सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है 0.5। कितना आता है 0.5। ऐसे भी देख लीजिए, ये 2 पाँचे कितना हो गया 10, ये 5 बार में कटेगा और 5 40, ठीक है, ये हो गया। और ये 2 से कटा दीजिए तो 1 कितना आएगा 1/4 आएगा, सॉरी ये 0.5 नहीं, ये 0.25 आएगा ना। 1/4 यानी इसको डिवाइड कीजिए 4 से, तो मान लीजिए ये 100 होगा, ये 0.0 तो कितना ये 25 बार में यानी 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 18 का रहे वह क्या करे, देखिए परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम घटता है, आयतन बढ़ता है, कोई नहीं ना। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि परासरणी दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है और इसका सूत्र में आता है पाई बराबर CRT, ठीक है। तो जब तापक्रम बढ़ेगा तब परासरण दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। फिर वही है, अणुसंख्य गुणधर्म पर यह निर्भर करेगा। जिसका अणुसंख्य गुणधर्म में आयनों की संख्या ज़्यादा होगी वही क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्वथनांक का हो जाएगा। तो देखिए NaOH को तोड़िएगा तो Na प्लस OH माइनस 2 बनेगा, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का। Na2SO4 को तोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए सोडियम का 1 और सल्फर का 2 होता है, SO4 2 माइनस और Na प्लस होता है, तो इसका कितना आ गया 3 आ गया। NH4O NO3 को तोड़िएगा तो एगो प्लस होता है और एगो माइनस होता है, तो कितना हो गया 2, यानी NO3 पर -1 होता है और NH4 पर +1, तो एक कितना हो गया 2। और K NO3 पर तोड़िएगा तो ही K पर +1 और NO3 पर माइनस, तो ये भी 2 आएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका आया है, देखिए 3 आया है, 3 इसका ना Na2SO4 का। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर इतना वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा। वायुमंडल का मतलब क्या होता है, ATM होता है ना, जो कि आप लोग को दिया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है परासरण दाब 0.0821 ATM, ठीक है, और ताप दिया है 300 केल्विन, और हम जानते हैं कि जो गैस स्थिरांक होता है R उसका मान होता है 0.083 और ये इसका मात्रक है। तो हम लोग को क्या पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता पूछा है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं ना। देखिए हम लोग जानते हैं कि परासरण दाब का सूत्र होता है पाई बराबर CRT। तो हम लोग को सांद्रता पूछा है तो C बराबर क्या हो जाएगा पाई बटा में RT। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसके मान को रख देंगे। पाई का मान कितना दिया था, इतना दिया था, R का मान इतना है और T का मान इतना है। जब सारे चीज़ों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे कि देखिए जो 0.082 है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक अंक बढ़ा करके लिख देंगे ताकि ये दोनों मैच कर जाए, ठीक है। 8 3 हो जाए और ये भी क्या हो जाए 8 3 हो जाए, ताकि ये आसानी से कट जाए। तो वही काम किए हैं, इसको टोटली हम कितना लिखें 0.083, ठीक है, और बाटा में भी 0.083 है, तो ये दोनों कट जाएंगे और बाटा में क्या आएगा 1/300।
और जब 1/300 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 0.0033, जो कि ऑप्शन में नहीं हो, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, इतना ही आएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से सॉल्यूशंस कर लीजिएगा, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तापमान के द्वारा ये क्वेश्चन तो कई बार आ गया, मोलारता, मोल प्रभाज, मोललता, नॉर्मलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग के लिए ना बहुत बार पूछा है, इसीलिए बहुत बार क्या है, रिपीट भी हुआ है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 0.1 m इसकी सांद्रता है ना, BaNO3 का होल ट्वाइस यानी बेरियम नाइट्रेट बिलियन के लिए 1/2 गुणांक कितना है, 2.74 है। तो वियोजन की मात्रा होगी। देखिए वियोजन की मात्रा को हम लोग ना अल्फा से सूचित करते हैं, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं। देखिए दिया गया है 1/2 गुणांक यानी आयोटा कितना दिया है, इसका 2.74 दिया है। अब ये जो बेरियम नाइट्रेट है इससे हम लोग को आयोटा का मान निकालना ही निकालना है। ठीक है, यानी जो संगुणन की मात्रा है या फिर वियोजन की मात्रा है ये निकालना ही निकालना है। तो जब देखिए इसको तोड़ते हैं तो Ba2+ और 2NO3- होता है। तो इस पर आयन टोटल कितने बन रहे हैं, 2 इसका बन रहा है और 1 माइनस का बन रहा है। तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो n का मान कितना हो गया, 3, और 1/2 गुणांक आयोटा का मान कितना है, 2.74। तो देखिए वियोजन स्थिरांक का एक सूत्र होता है। ठीक है, जो वियोजन की मात्रा क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से सूचित करते हैं, और अल्फा बराबर होता है आयोटा-1 और बटा में n-1। तो रख दीजिए मान, आयोटा का मान 2.74 है, -1 हो गया, n का मान 3 है और इसका -1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने के बाद यह आएगा 1.74 बटा में 2, और डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.87। लेकिन हम लोग को बस केवल ये नहीं पूछा है, प्रतिशत मात्रा पूछा है। तो देखिए अल्फा प्रतिशत करेंगे तो कोई भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई होता है, 100 से। जब 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 87%। तो यही हम लोग का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 87% इसका क्या है, सही आंसर। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से उतार भी लीजिएगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना, 87%। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 23 का रहा है, निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है। अब देखिए राउल्ट का नियम आप लोग सब लोग जानते हैं, पी ए बराबर क्या होता है, P0 A इंटू एक्स ए होगा, और नहीं तो इसी तरह से पी बी का हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए वाला दिया है कि बी वाला दिया है, सब ए वाला दिया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए इसका मिल रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, इनमें से कौन सा सूत्र हेनरी का नियम का है। ठीक है, तो देखिए हेनरी का नियम का सूत्र होता है P बराबर KH इंटू एक्स होता है, इस प्रकार से होता है ना। अगर ए लगाना तो ए लगा दीजिए। ठीक है, तो पी ए बराबर KH इंटू क्या आ जाएगा, एक्स से आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, ये नहीं होगा, और यहाँ पर ऑप्शन बी में है पी ए बराबर के एच इंटू एक्स, यही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही होगा, बाकी ऑप्शन नहीं होगा ना। तो ये हेनरी का नियम था और ऊपर वाला क्या था, राउल्ट का नियम था। आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए इसके संदर्भ में एक नोट भी दिया है, इसको देख लीजिए। वाष्प दाब का मात्रक क्या होता है, mmHg या टॉर भी होता है ना। जैसे आप लोग उसका वायुमंडलीय का याद रखे थे ATM ना, उसी प्रकार से ये ध्यान रखिएगा कि mmHg होता है किसका, वाष्प दाब का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं ना। देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली आप लोग पढ़े हैं तो समझ ही रहे हैं कि किसके कण निकलते हैं परासरण की प्रक्रिया में, विलायक के कण ना। विलायक के कण यानी विलायक के अणु क्या करते हैं, ये निकलते हैं। ठीक है, परासरण की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, आदर्श विलयन निम्न में से कौन सा गुण है। तो आदर्श विलयन में ऑप्शन ए है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, सही बात है। तो आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का क्या करेगा, पालन करता है। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर दिया है कि यह राउल्ट के नियम का पालन है, ये गलत हो जाएगा।
ए बी दोनों दिए, ये सब कुछ नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ये राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, वहाँ ताप कम होता है, वहाँ दाब ज़्यादा होता है, वहाँ हवा ज़्यादा होता है। तो देखिए वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है ना, पहाड़ों पर जब आप जाइएगा तो वहाँ पर जो जल का क्वथनांक होगा वो क्या हो जाएगा, कम होता है क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्या करिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके लिए अणुसंख्य गुणधर्म, यानी कौन सा इसमें से अणुसंख्य, प्रासरण ही हो जाएगा, पृष्ठतनाव, चालकता, अर्ध, ये सब नहीं होगा ना, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सब के सब पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इनमें से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। तो देखिए जिसमें हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है उसी का हिमांक बिंदु क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो चलिए इसको हम लोग आयनों पर देखते हैं। तो इसके आयन कितने होंगे, 2 होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.2 होगा, ठीक है। अब जो सांद्रता दिया रहता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका निकालिएगा तो देखिए ये क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है, तो कार्बनिक कंपाउंड के एक ही होता है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहीं आ जाएगा 0.005 ही रह जाएगा। इसका करिएगा तो कितना आता है, 3 आता है ना, Mg2+Cl-3 आता है, तो इसको कीजिएगा तो 3 5 15 0.015 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि इसका हिमांक इससे क्या है, कम है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 2 और 2 4, तो इसका देखिए हम लोग 3 ही लेते हैं, तो इसका भी क्या आएगा 0.15 ही आता है ना, 0.015। तो सबसे ज़्यादा किसका आया, NaCl का आया, ठीक है, 0.02 आया, 0.02। तो जिसकी हिमांक का अवनमन क्या होता है, अधिकतम होता है, उसी का हिमांक बिंदु क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 0.1 m NaCl। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए वही है जो कि शुरू में था, किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है। अब करिए, सब जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, CRT होता है। अब इसको देखिए एस में भी लिखता है, जो ये नियतांक है R, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बराबर CST, जैसा कि आप लोग को हम बताए थे। तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, पाई बटा में अगर ये आ जाए, देखिए ये सही आंसर लग रहा है, पाई बटा में CST, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, सही आंसर जाएगा। बाकी ऑप्शन इसका जो दिया वो क्या दिया है, गलत दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके ना 30 क्वेश्चन किए जो कि बहुत ही बोर्ड के हिसाब से क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत बार भी क्या किया गया है, पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा ना। अब हम लोग चलते हैं सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हम दिए नहीं हैं, बस सिर्फ कितना दिए हैं, 12 क्वेश्चंस दिए हैं, और इसको आप लोग देख लीजिएगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए कह रहा है कि खून में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं। हम आप लोग को इसको बताए थे इसके बारे में कि देखिए जब खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस रोग को हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया ना, एनोसिया लिखा गया है, एनॉक्सिया आप लोग कर लीजिएगा ना, एनीमिया नहीं होगा, दामा नहीं होगा, निमोनिया नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, एनॉक्सिया होगा। जब किसी व्यक्ति के खून में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस बीमारी को हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं। अब इसके 2 और भी याद रखिएगा। अब मान के चले ना, अगर ब्लड में आयरन की कमी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाहन के इंजन को ठंडा करने के लिए किसके विलयन का उपयोग होता है। आप लोग को हम बताए थे कि जो वाहन का इंजन होता है उसका पानी न जम पाए उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है और उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एथिलीन ग्लाइकोल ही क्या करता है, वाहन के इंजन को ठंडा करने के उपयोग में काम आता है ना, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलारता होती है, ठीक है, और दिया है जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml, और ऑप्शन ये 4 दिया है, तो इसमें से कौन सा होगा। चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। क्या है इसका, जल का घनत्व हम लोग का कितना दिया है, सिर्फ 1 ग्राम पर मोल दिया है, ठीक है, और इसी से हम लोग को निकालना है मोलारता। अब हम जानते हैं कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना आता है, 18 ग्राम पर मोल। ये 2 इन्फॉर्मेशन है, इसी से हम लोग को निकालना है।
चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। मान लीजिए जो घनत्व दिया था 1 ग्राम पर ml। अब हम क्या करते हैं, दोनों में 1-1 हज़ार से मल्टीप्लाई करते हैं। मान में तो कोई अंतर आएगा नहीं, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 से करेंगे तो ये 1000 ग्राम होगा, और इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 ml। इस प्रकार से ये द्रव्यमान कितना आ गया हम लोग का 1000, और आयतन कितना आ गया 1000 ml। तो इस प्रकार से भी हो गया 1000 ml और द्रव्यमान कितना आ गया 1000 ग्राम ना, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, मोलारता का जो सूत्र होता है वो होता है ए गुणे 1000 बटा में डब्ल्यू गुणे क्या भी होता है। तो ए का मान कितना था, 1000 था, जो कि यहाँ पर हम लोग माने थे, यहाँ पर देख भी रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर इंटू में सूत्र में क्या 1000 है, तो ये 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। W1 कितना आया था 18, तो 18 कर देंगे, और V का मान भी 1000 है। अब जब 1000 से इसको हम कटाएंगे तो बचेगा क्या, 1000 बटा में 18 बचेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 55 हम लोग का आता है कितना, 55.55555, इसी तरह से आता ही चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक अंक बढ़ा के ले लेंगे, ठीक ना, तो इसको बोल देंगे 55.6, यही इसका क्या आएगा आंसर होगा, ठीक है। तो शुद्ध जल की जो मोलारता होती है उसका आंसर कितना आता है 55.6। आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव में याद भी कर लीजिएगा ना, इसको तो हम सॉल्यूशंस के द्वारा बताए हैं, आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या है, ये सही आंसर है, ठीक है। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कौन सी धातु को नाइट्रेट के उसमें विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है ना। देखो इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, NaNO3 दिया है, CuNO3 का होल ट्वाइस दिया है, BaNO3 का होल ट्वाइस दिया है, और HgNO3 का होल ट्वाइस दिया है। इनमें से किसका जो विघटन होता है उसमें विघटन तो रंगहीन गैस मुक्त होता है। तो आप लोग को बता देते हैं, देखिए जो हम लोग का ये बेरियम नाइट्रेट है, ठीक है, इसी कंपाउंड का जब उसमें विघटन होता है तो रंगहीन गैस मुक्त होता है, बाकी में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं 0.3 MH3PO3 यानी फास्फोरस अम्ल, ठीक है, कि घोल की सामान्यता होगी। तो देखिए सबसे पहले एक सूत्र आप लोग को बताए थे, सामान्यता का मतलब नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर होता है मोलारता गुणे क्या होता है, आयोटा, ठीक है। ये आयोटा यानी N वही होता है ना जिसका मान दिया रहता है। तो देखिए अगर फास्फोरस अम्ल है तो इसका आयोटा का मान होता है 2, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ना। अगर वहीं फास्फोरिक अम्ल रहता तो उसका कितना होता है 3, यानी H3PO4 अगर होता तो इसका आयोटा का मान कितना हो जाता 3, लेकिन H3PO3 तो आयोटा का मान कितना होगा 2, तो रख दीजिए। इसका सूत्र क्या लिखे यहाँ पे भी, N बराबर M इंटू आयोटा। मोलारता कितना दिया है इसका 0.3 दिया है, और आयोटा का मान कितना था इसका 2 था, तो कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.6। तो 0.6 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिख लीजिए, ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा ना। अगर यही H3PO4 देता तो इसका कितना करते हम लोग 3 करते, और इसका आंसर आ जाता 0.9 आ जाता ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं एक जलीय घोल का हिमांक इतना दिया है, अगर KF बराबर इतना है और KB बराबर इतना है तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशंस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके सॉल्यूशंस को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से हम सॉल्व किए हैं। सबसे पहले दिया गया क्या है, देखिए डेल्टा TF यानी हिमांक का जो अवनमन दिया है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 0.186 सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी प्रकार से जो KF दिया है इस स्थिरांक वो कितना दिया है 1.86। उसी प्रकार से KB जो दिया है इस स्थिरांक को कितना दिया है 0.512। उसी प्रकार से हम लोग को निकालना क्या है डेल्टा TB यानी क्वथनांक का उन्नयन। तो सबसे पहले इसका सूत्रों को देखिए ना, आप लोग क्या काम करिएगा, सब लोग जानते हैं कि डेल्टा TF जो होता है वो क्या होता है KF इंटू एम, ये सूत्र है। और डेल्टा TB भी क्या होता है KB इंटू एम। तो देखिए इसमें M क्या है कॉमन है, तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं समीकरण 2 बाई क्या कर देते हैं 1। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये देखिए डेल्टा TB बटा में क्या आ जाएगा डेल्टा TF, और KB इंटू एम बटा में क्या आ जाएगा KF इंटू एम। तो इस प्रकार से हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए ना। तो डेल्टा TB बटा में TF हो गया, और KB इंटू एम बटा में KF इंटू ई। तो एम से एम क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा TB को छोड़ देना और TF को इधर लाना था, डेल्टा TB बराबर क्या आ जाएगा डेल्टा TF इंटू KB बटा में KF। अब मान रख दीजिए सबका,
इसका मान कितना दिया है 0.018 दिया है, आई इंटू के बी का मान कितना है 0.512 है, और के एफ का मान कितना है 1.86। जब टोटल को सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग का आंसर आता है 0.0512 सेंटीग्रेड आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या है पूरा सॉल्यूशन से आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए ना, समझ भी लीजिएगा और नोट्स पर उतार भी लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं किसी विलयन के अणुसंख्य गुणों में से कौन प्रोटीन तथा बहुलकों के अणु भर निर्धारण करने के लिए श्रेष्ठ होता है ना। तो देखिए प्रोटीन और बहुलकों का जब कह रहा है तो ये सब लोग जानते हैं कि एक अणुसंख्य गुणधर्म ही होगा जो कि इन चीज़ों को क्या करेगा, पालन करेगा ना। तो हम लोग इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। दिया है पराशरण द वास द में अनमन हिमांक में अनमन क्वथनांक बने। तो देखिए जो प्रोटीनों तथा बहुलकों का जो अणु भर निर्धारण होता है, ठीक है, वो होता है पराशरण दाब द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसके 0.1 एम बिलियन का पराशरण दाब उच्चतम होगा। देखिए पराशरण दाब उच्चतम होने के लिए, क्योंकि पराशरण दाब क्या है, एक अणुसंख्य गुणधर्म और ये आयनों की संख्या पर ही निर्भर करेगा। तो आयनों की संख्या देख लीजिए, CaCl2 करिएगा तो इसका 2 आई कितना आ जाएगा 3, कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है और क्लोरीन पर -3, इसका करिएगा तो +1 2 आएगा, इसका तो होगा ही नहीं और इसका भी नहीं होगा, एक एक कैसे होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, 3 है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, इसी का पराशरण दाब सबसे क्या होगा, उच्चतम होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 9, निम्न में कौन सा हाइड्रोक्साइड जल में अविलेय होगा। ठीक है, तो देखिए एक ऑप्शन दिए BOH का होल ट्वाइस यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये हम लोग का ना क्षारीय धातु है। क्या है, क्षारीय धातु। और क्षारीय धातु में जो बेरिलियम होता है ये जल में बहुत ही कम घुलता है, इसलिए इसके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो भी क्या होंगे, कम घुलेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड जल में बहुत ही क्या होगा, अविलेय होगा, बहुत ही अविलेय होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करें, एक मोलर जलीय विलयन में विलय का मूल प्रभाज होगा। देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको समझते हैं सॉल्यूशन के दौरान। क्या कर रहा है, एक मोलर जलीय विलयन में विलय का मूल प्रभाज क्या होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए एक मोलर जलीय विलयन का जो अर्थ होता है वह होता है 1000 ग्राम विलायक में विलय पदार्थ का एक मोल उपस्थित है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि कभी अगर हम लोग ना एक मोलर लिखते हैं, ठीक है ना, एक मोलर यानी एक मोलर का मतलब छोटा एम ना, एक मोलर का मतलब छोटा एम ये होता है। इसका अगर मात्रक की बात की जाए तो क्या होता है, मोल पर केजी होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आप समझिए तो यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एक हो गया। 1000 केजी का मतलब 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के कितने मूल उपस्थित है, एक मूल। इसका यही अर्थ होता है एक मूलल का। ठीक है, तो चलिए इसी से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए एक मोलल जलीय विलयन का अर्थ क्या होता है, 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का एक मोल उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, विलायक का मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल, और विलायक का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जो आणविक द्रव्यमान भी इसको बोलते हैं H2O का, वह आता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये सब तो याद ही होगा आप लोगों को। और विलायक का जो मोल निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, देखिए बड़ा एन विलायक के मोल को लिखते हैं और ये लिखेंगे ना उसका दिया हुआ द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका दिया हुआ द्रव्यमान A2 कितना है, A2 मान लीजिए इसको, तो A2 इसका दिया हुआ द्रव्यमान देख लीजिए ऊपर कितना है 1000 और आणविक द्रव्यमान कितना है 18, तो इसका क्या डिवाइडेशन होगा 18 1000 बटा में 18, तो ये हम लोग का आ जाएगा 55 कितना 55। ठीक है, तो ये आ गया विलायक के मूल। ठीक है, और यहाँ पर है कि विलय का मूल कितना है 1 है। तो इस प्रकार से हम लोग का विलय का मूल प्रभाज निकल जाएगा। ठीक है, यानी मोल अंश निकल जाएगा। तो देखिए मोल अंश विलय का क्या होगा, सूत्र होता है छोटा इन बटा में छोटा इन प्लस बड़ा इन। ये छोटा इन क्या होता है, विलय का मूल होता है, और बड़ा इन क्या होता है, विलायक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख के सॉल्व कर दीजिए, एक छोटा n का मान है
और यहाँ पर बड़ा इनकमन कितना है 55.5। जब इस पर रख करके सॉल्व करते हैं पूरी तरह से तो ये आता है हम लोग का कितना, डिवाइड करने पर आता है हम लोग का, ये डिवाइड करने पर आता है 0.0176। बहुत सारा अंक आता जाता है, ठीक है। तो इतना को हम क्या किए, एक ज़्यादा बढ़ाकर मान लिए, तो यह है 0.018, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 0.018, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं, नेप्थलीन को बेंजीन में मिलाने पर बेंजीन का हिमांक क्या होता है, ठीक है। नेप्थलीन को अगर बेंजीन में मिलाते हैं तो बेंजीन के हिमांक क्या होगा। देखिए कोई भी पदार्थ को किसी चीज़ में अगर हम लोग ना मिला देते हैं ना और हिमांक की बात करता है तो वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो इसका दिया है बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है तब बढ़ता है, पहले बढ़ता है तब घटता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमेशा घटता ही है, ठीक है, जब मिला दिया जाता है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ना, सेल्फ प्रैक्टिस का क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि समुद्र जल का परिसारिक दाब लगभग कितना होता है। दिया है 20 एटीएम, 1 एटीएम, 22.4 एटीएम और फिर दिया है 30 या 27 एटीएम। तो देखिए इसका जो समुद्र जल का परिसारिक दाब जो होता है ना वो होता है कितना, यही 30 या 27। तो इसका ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग ना बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये सबको हम लोग कर लिए। यदि आप एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और इस चैप्टर का अगर देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन टच करेगा तो इसमें से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी सारा प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से समझ करके इसके आंसर की को याद कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम 2027 में आप लोग का बहुत ही अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ पाए। तो हम मिलते हैं अब आप लोग को अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।